हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 6 मुगल साम्राज्य, स्वर्ण युग और अस्त। आज हम इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य पे किसका शासन चलता था, यानी कि किसका राज चलता था किस समय में, और उसका अस्त कैसे हुआ। अस्त यानी कि मुगल साम्राज्य का अंत किस तरह से हुआ। जलू परिवार दिल्ली के पर्यटन पर गया था। पर्यटन में खींची तस्वीरों का एल्बम छोटी पलक ने वर्ग शिक्षक को दिखाया। अब जलू कहाँ गया था? अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली घूमने गया था। तो वहां उसने जो तस्वीरें खींची थी वो पलक ने किसे दिखाई? अपने वर्ग शिक्षक को दिखाई। जैसे कि आप लोग भी जाते हो घूमने तो तस्वीरें खींचते हो ना, वैसे ही पलक ने भी अपनी तस्वीरें किसे दिखाई थी? अपने वर्ग शिक्षक को दिखाई थी। उन्होंने ये चित्र छात्रों को दिखाए। उन वर्ग शिक्षक ने वो चित्र किसे दिखाए? अपने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को दिखाए। प्रत्येक चित्र के नीचे एक प्रश्न दिया हुआ था। एक चित्र को देखकर छात्रों ने प्रश्न किया कि साहब इस चित्र में एक महिला जंजीर क्यों खींच रही है। अब जो चित्र थे उसके चित्र के नीचे एक एक प्रश्न दे रखे थे। तो एक तस्वीर देख के एक दिख रहा आपको, यहाँ पे तस्वीर देखो, जिसमें क्या करे, एक महिला जंजीर खींच रही है। तो एक वहाँ पे क्लास में छात्रों ने पूछा कि ये महिला तस्वीर में जंजीर क्यों खींच रही है। तो वर्ग शिक्षक ने उत्तर देते हुए कहा कि यह चित्र मुगल शासक जहांगीर की न्याय व्यवस्था की याद दिलाता है। आज हम कुछ मुगल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब वर्ग शिक्षक ने क्या कहा कि ये तस्वीर किसकी याद दिलाता है? मुगल शासक जहांगीर की याद दिलाता है। तो आज हम मुगल शासकों के बारे में क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके बारे में और भी डिटेल्स में जानेंगे। मुगल शासकों में सबसे प्रतिभा संपन्न शासक कौन था? अकबर। अकबर के बारे में सुना है आप लोगों ने, जैसे कि जोधा अकबर, अकबर बिरबल। तो यहाँ उस अकबर की बात की गई है। तो अकबर के निधन के बाद उस दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? उसका पुत्र जहांगीर बैठा था। निधन यानी कि उसके मृत्यु के बाद। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक राजा मर जाए तो फिर उसके बाद उसकी गद्दी पर कौन नया राजा बनता है? उसका पुत्र ही बनता है। तो यहाँ पे उसके पुत्र जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। उसके समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार ज्यादा हुआ। उसके समय यानी किसके बारे में बात की गई? यहाँ पे जहांगीर की बात की गई है कि वहाँ उसके समय में मुगल साम्राज्य वहाँ बड़ा था। राज्य में शांति देखने को मिली। उसके बाद के शासक शाहजहां के शासन काल में विशेष तौर पर निर्माण कार्य हुआ। कई विश्व प्रसिद्ध नमूने स्थापत्य बने। उसके समय में मुगल सत्ता स्थायी हुई, यानी कि लंबे समय तक मुगल सत्ता चली थी। उसके बाद के शासक औरंगजेब के शासन काल में मुगल सत्ता का विस्तार सविशेष हुआ, लेकिन उस साथ में पतन के भी बीज बोए गए। अब देखो बच्चों, अकबर के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा था? जहांगीर बैठा। और जहांगीर के बाद कौन आया था? शाहजहां। और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस तरह से दिल्ली की गद्दी का शासक बदलता गया। मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? जहांगीर। 1605 से 1627। अब ये 1605 और 1627 क्या है? इस दरमियान जहांगीर का वहां पे शासन, दिल्ली में शासन चला था। तो ये उसका समय काल बताया गया है। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। अकबर के अवसान के बाद ईस्वी सन 1605 में सलीम नामक उसका पुत्र जहांगीर दुनिया को जीतने वाला नाम धारण करके दिल्ली की गद्दी पर आया। शाहजहां खुसरू ने विद्रोह किया तो जहांगीर ने सख्ती से कार्रवाई करके उसे बंदी बना लिया। तो ये जो शहजादा खुसरू था, उसने क्या किया था? जहांगीर का विद्रोह किया था, यानी कि उसके खिलाफ था। तो जहांगीर ने क्या किया? सख्ती से उसके खिलाफ कार्रवाई की और उसे क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरू की मदद की है, ऐसे आरोप के तहत उसका वध किया गया। अब ऐसा क्या माना गया था कि सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरू की मदद की थी, तो इसलिए इस आरोप में उसका भी वध किया गया, यानी कि उसे भी मार दिया गया था। जहांगीर के समय में इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में हॉकिंस और थॉमस रो भारत आए और देश में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा।
यानी कि जब जहांगीर का शासन चल रहा था तो उस समय पे इंग्लैंड के राजा के प्रतिनिधि के रूप में यानी कि उनकी तरफ से कौन आया था भारत? हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे। भारत में क्या करने? देश में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा था उन्होंने। जहांगीर की पत्नी नूरजहां अधिक स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी। राज्य के अधिकतर हिस्से का संचालन वह खुद ही संभालती थी। अब जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? नूरजहां। वो क्या थी? स्वरूपवान और महत्वाकांक्षी थी और राज्य का अधिकतर हिस्सा वो खुद ही संभालती थी। तो अब नेक्स्ट किसके बारे में बताया गया है? शाहजहां के बारे में। इतनी देर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे। अब शाहजहां का शासनकाल कौन सा था? 1627 से 1658। राज्य की उन्नति की नींव कृषि है ऐसा शाहजहां मानता था। अतः कृषि को प्रधानता देकर अकबर की महसूल पद्धति को जारी रखा। उसने अपने राज्य में ईमानदार और मेहनतकश अधिकारियों की नियुक्ति की। मतलब शाहजहां क्या मानता था कि राज्य की उन्नति होगी तो किससे होगी? अगर अच्छी कृषि होगी तो ही राज्य की उन्नति होगी, ऐसा शाहजहां का मानना था। उसने अपने मेहनतकश और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की थी अपने राज्य में। शाहजहां ने पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाकर उसमें भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। तब शाहजहां ने क्या किया था? नई पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया था और उसमें भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, यानी कि बहुत बड़ी इमारतें बनवाई थी। शाहजहां के समय में मुगल शासक की आय प्रमाण में अधिक थी। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, लाल किला में दीवाने आम और दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद आदि जैसे प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए थे। तो यहाँ पे शाहजहां ने जो जो विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनाए थे उनके नाम दिए गए, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, इस तरह के जो उसने स्थापत्य बनवाए थे उन सबके नाम दिए गए हैं। तो चलो अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। उसका शासनकाल का समय कौन सा था? 1658 से 1707 का। औरंगजेब की याद शक्ति गजब की थी। अरबी और फारसी भाषा पर उसकी पकड़ थी, यानी कि उसे अरबी और फारसी भाषा बहुत अच्छे से आती थी। उसने कुरान शरीफ का गहन अध्ययन किया था। उसने क्या पढ़ा था? कुरान शरीफ भी पढ़ा था। औरंगजेब को कला, संगीत, चित्र में रुचि नहीं थी, यानी कि उसे ये सारी कला, चित्र और ये सारी चीजें उसे अच्छी नहीं लगती थी करनी। मारवाड़ को स्वतंत्र करने हेतु वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ अविरत 25 साल तक संघर्ष किया था। तो मारवाड़ पे उस समय किसका राज चलता था? औरंगजेब का राज चलता था। तो मारवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए वीर दुर्गादास ने औरंगजेब के साथ 25 साल तक संघर्ष किया था, युद्ध किया था। औरंगजेब का दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों के साथ भी 25 साल तक संघर्ष चला था। कहाँ पे? दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों के साथ भी कितने साल तक? 25 साल तक संघर्ष चला था। महाराष्ट्र में शिवजी ने दक्षिण भारत में मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के सामने लड़ाइयां सतत जारी रखी। अब महाराष्ट्र में शिवजी ने क्या किया था? मराठा राज्य की स्थापना करके औरंगजेब के साथ लड़ाई चालू रखी थी, यानी कि जारी रखी थी। औरंगजेब के सामने जाट और सिखों ने भी विद्रोह किया था, यानी कि जाट और सिखों ने भी उनके खिलाफ विद्रोह किया था, उनके खिलाफ लड़ाइयां की थी। मुगल शासन में जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के घटित कुछ घटनाओं के बारे में हमने देखा ना हमने। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की कुछ घटनाओं के बारे में हमने अभी क्या किया? उनकी घटनाएं जानी। अब उस समय की सामाजिक जीवन और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम क्या करेंगे? उसका सामाजिक जीवन कैसा था और उनकी शासन व्यवस्था किस तरह की थी, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका सामाजिक जीवन मुगल समय में समाज सामंत व्यवस्था पर आधारित था। राजमहल और राज दरबार का वातावरण विलासी था। बादशाह और अमीरों को शाही पोशाक एवं गहने पहनने का शौक था। अबुल फजल लिखते हैं कि हर साल बादशाह के लिए लगभग 1000 मूल्यवान पोशाकें तैयार किए जाते थे। अबुल फजल ने क्या बताया कि बादशाह के लिए हर साल 1000 कीमती पोशाक यानी कि कपड़े तैयार किए जाते थे।
उस समय गुजरात के व्यापारी अधिक संख्या में व्यापार करते थे। गुजरात के बंदरगाहों से विपुल मात्रा में चीजें विदेश जाती और आती थी। बंदरगाह के बारे में आपको पता है? बंदरगाह का मतलब क्या होता है? जहां से आयात निकास किया जाता है, यानी कि चीजें विदेश भेजी जाती और विदेश से चीजें जहां पे यहाँ भारत में लाई जाती है उसे क्या, उस जगह को क्या बोलते? बंदरगाह बोलते। उत्सव और त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता था। जहांगीर के समय में दशहरा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। उस समय में कौन सा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था? दशहरा का। कोई भी विदेशी अमलदार भारत से प्राप्त धन बाहर नहीं ले जा सकता था, यानी कि कोई भी भारत के बाहर का विदेशी इंसान भारत में जो धन प्राप्त किया हो वो भारत से बाहर नहीं ले जा सकता था। तो ये क्या था? मुगल साम्राज्य का सामाजिक जीवन। अब हम क्या पढ़ेंगे? उनकी आर्थिक स्थिति। अबुल फजल की पुस्तक में से मुगल समय की आर्थिक स्थिति जानी जा सकती है। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में मुगल समय की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। उस समय का मन 55.5 रतल के बराबर था। लाहौर की शाल, फतेहपुर की सिकरी की चटाइयाँ, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मलमल दुनिया भर में प्रख्यात थी। यानी कि लाहौर की शाल, फतेहपुर की सिकरी की चटाइयाँ, गुजरात का सूती कपड़ा और ढाका की मलमल, ये क्या था? दुनिया भर में प्रख्यात था, यानी कि वहाँ का जाना गया जानी मानी चीजें थी। खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाहों से चीजें विदेश जाती और आती थी। यानी कि खंभात, सूरत, भरूच, मलबार तथा बंगाल के कुछ बंदरगाह, यानी कि उस जगह से चीजें विदेश जाती थी और वहां से चीजें यहाँ भारत में आती थी। गांव अभी भी स्वावलंबी थे। स्वावलंबी यानी कि किसी पर निर्भर नहीं थे। वो अपने आप को जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी उनमें से ज्यादातर चीजों को ग्रामीण लोग खुद ही बनाते थे। यानी कि गांव के लोगों को जिस चीजों की जरूरत पड़ती थी उसमें से कुछ चीजें वो ट्राई करते थे कि अपने आप ही अपने गांव के लोग ही खुद से बना सके। तो ये थी मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति। अब हम क्या देखेंगे? मुगल काल का कला साहित्य। मुगल शासक भव्य महलों के बड़े शौकीन थे। भव्य महल यानी कि बड़े इमारतों के शौकीन थे। हिंदू कला का सुशोभन मुस्लिम कला के महलों तथा गुंबदों के साथ जुड़ा था। यानी कि हिंदुओं की कला मुस्लिम के महलों में भी दिखाई देती थी। शाहजहां ने कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनवाए। उसे महलों का निर्माता कहते हैं। जैसे हमने आगे भी पढ़ा था ना, शाहजहां ने कि कई विश्व प्रसिद्ध स्थापत्य बनाए और उसे क्या कहते हैं? कि महलों का निर्माता कहते हैं। किसे? शाहजहां को। उसने कई कलाकारों को आश्रय देकर कला को प्रोत्साहित किया था। उसने क्या किया था? कलाकारों को आश्रय दिया, यानी कि रहने की जगह दी थी और कला को प्रोत्साहित, यानी कि नई नई चीजें बनवा के उनकी कला को प्रोत्साहित किया था। राजपूत शासक चित्रकला के खूब शौकीन होने से चित्रकला को प्रोत्साहित करते थे। राजपूत के जो शासक थे वो किसके शौकीन थे? चित्रकला के शौकीन थे। इसलिए वो किस कला को प्रोत्साहित करते थे? चित्रकला को प्रोत्साहित करते। जहांगीर को भी चित्र एकत्रित करने का शौक था। मुगल काल कुल मिलाकर शांति का समय माना जाता है। साहित्य को विकसित करने के लिए यह समय अनुकूल था। इस समय संस्कृत पुस्तकों के अनुवाद हुए, इतिहास के ग्रंथ लिखे गए, हिंदी साहित्य को प्रचुर मात्रा में समर्थन मिला। कबीर और रहीम के दोहे तथा पद प्रचलित हुए। यानी कि मुगल काल के शासक के दरमियान कई सारे हिंदी ग्रंथ और कबीर के दोहों ये सारी चीजें प्रचलित बनी थी। वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी के शिष्य रस खान ने हिंदी काव्य लिखे थे। यानी कि विठल नाथ जी थे, उनके शिष्य रस खान ने हिंदी काव्य लिखे। तो अब इसमें रस खान के गुरु कौन थे? वैष्णव आचार्य विठल नाथ जी। तो ये कौन थे? रस खान के गुरु जी थे। इस समय कई विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने राज्य शासन तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है।
यानी कि उस समय जो विदेशी यात्री भारत आए थे उन्होंने अपने यात्रा के पुस्तक में राज्य शासक तथा उस समय के लोक जीवन का उल्लेख उस पुस्तक में किया है। किसने? विदेशी यात्रियों ने। उस समय टेवनियर तथा बर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री भारत आए थे। किस नाम के? टेवनियर तथा बर्नियर नाम के फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के यात्री भारत आए थे। उनमें बर्नियर तो भारत में 12 साल तक रहा था। बर्नियर कितने साल तक रहा था? 12 साल तक। उसने लिखा है कि मुगल शासक सेना के पीछे ज्यादा खर्च करते हैं। वह प्रशंसा पूर्वक लिखता है कि भारत का कपड़ा उस समय यूरोप और एशिया के बाजार में खूब लोकप्रिय था। तो बर्नियर ने क्या बताया कि उस समय का जो भारत का कपड़ा था वो यूरोप और एशिया के बाजार में खूब लोकप्रिय था, यानी कि वहाँ के लोगों को ये कपड़ा बहुत अधिक प्रिय था। वो लोग उस कपड़े को खरीदना बहुत पसंद करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे पतन के बीज। पतन के बीज यानी कि मुगल शासन के खत्म होने की शुरुआत। मुगल शासन का स्वर्ण युग अर्थात शाहजहां का शासनकाल, यानी कि शाहजहां के शासनकाल के दरमियान मुगल शासक बहुत अच्छे से चला था। ऐसा कहा जा सकता है कि शाहजहां के अंतिम वर्षों में मुगल शासन के पतन की शुरुआत हुई थी, यानी कि जैसे शाहजहां का अंतिम समय था वैसे ही मुगल शासन भी खत्म होने की शुरुआत हो चुकी थी। उसमें औरंगजेब की नीति घातक साबित हुई। औरंगजेब लगातार संघर्ष करता रहा, जिसमें उत्तर में वीर दुर्गादास और दक्षिण में मराठा केसरी शिवाजी का मुगलों के सामने जो संघर्ष हुआ वह उल्लेखनीय है। हमने आगे वीर दुर्गादास और दक्षिण के मराठा केसरी शिवाजी के बारे में पढ़ा था, जिसके साथ उसका 25 साल तक युद्ध हुआ था। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। तो वो जो संघर्ष था वो भी उल्लेखनीय है। अब वीर दुर्गादास के बारे में पढ़ेंगे हम। जोधपुर के महाराजा के स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र और रानी पर मुगल शासक का भय पैदा हुआ। यानी जोधपुर के जो महाराजा थे उनके स्वर्गवास यानी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र और रानी पर किसका भय पैदा हुआ था? मुगल शासक का भय पैदा हुआ था, यानी कि वो लोग मुगल शासक से डरने लगे थे। वीर दुर्गादास ने उनको सुरक्षित जगह पर रखा था। किसे? पुत्र और रानी को, जोधपुर के महाराजा के पुत्र और रानी को। बाद में वफादार सैनिकों की मदद से मारवाड़ की स्वतंत्रता का झंडा 25 साल तक लहराता रहा। सहसा आक्रमण करने की व्यूह रचना के सामने औरंगजेब सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसको राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ी थी। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था ना कि वीर दुर्गादास की लड़ाई औरंगजेब के साथ 25 साल तक उसका विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो वैसे ही 25 साल के बाद लड़ाई करने के बाद भी औरंगजेब को सफलता नहीं मिली थी और उसे राजपूतों के साथ संधि करनी पड़ी थी, यानी कि समझौता करना पड़ा था। किसे? औरंगजेब को। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? छत्रपति शिवाजी के बारे में जानेंगे। औरंगजेब की राजनीति के परिणाम स्वरूप उसके सामने जो नई ताकतें खड़ी हुई उनमें मराठा राज्य की गिनती होती थी। महाराष्ट्र यानी मराठाओं का वतन। बहमनी सुल्तानों की नौकरी करते हुए कुछ सरदार सत्ता सुख भोग रहे थे, अतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए एक समर्थ वीर नेता मिला। यह राष्ट्रवीर यानी शिवाजी महाराज। यानी कि औरंगजेब की शासनकाल के दरमियान कुछ ऐसे लोग थे जो उनके साथ मिले हुए थे, उनकी सत्ता का सुख भोग रहे थे, लेकिन कुछ सिर्फ छत्रपति शिवाजी थे जो अपने राज्य को स्वतंत्र करवाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ खड़े हुए थे। वो सिर्फ कौन थे? शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र करवाने के लिए युद्ध किया था। बाकी सारे तो क्या कर रहे थे? उनके साथ मिलके सत्ता का सुख भोग रहे थे। भोसले कुटुंब के शाहजी के पुत्र शिवाजी का जन्म ईस्वी सन 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? ईस्वी सन 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई और गुरु दादाजी कोटदेव की निगरानी में शिवाजी की परवरिश हुई थी। उनकी परवरिश किसने की थी? उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरुजी कोटदेव ने की थी। पूना की छोटी सी जागीर में शिवाजी ने स्वराज्य के सपने संजोए।
स्वाभिमान, निडरता और तेजस्विता जैसे सद्गुण उन्होंने अपनी माँ से पाए थे। राजनीति के पाठ दादा से सीखे थे। तानाजी जैसे मित्र मिले। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सैन्य शक्ति एकत्रित की थी। उन्होंने अपनी माँ से, दादाजी से और मित्र से कई सारे ऐसे गुण सीखे थे और कला सीखी थी जो उन्हें आगे जाके बहुत ही मददरूप साबित हुई थी। 16 साल की उम्र में तो उन्होंने किलों पर विजय पाने की शुरुआत की थी। मतलब 16 साल की उम्र में ही उन्होंने कई किले जीत लिए थे। उन्होंने तोरना, चाणक्य, सिंहगढ़, पुरंदर आदि किले जीते थे। ये सारे किले हैं जो उन्होंने अपनी 16 साल की उम्र में उन्होंने जीते थे। बीजापुर एवं मुगलों के सामने कई लड़ाइयों के बाद ईस्वीसन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी ने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना करने के लिए कई प्रयास किए थे। राज्य कारोबार चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल बनाया था। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में रायगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपने राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए कई प्रयास किए थे, यानी कि राज्य को अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए थे। राज्य के कारोबार को चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों का एक मंडल भी तैयार किया था, यानी एक मंडल भी बनाया था। मुगल शासन का अंत। अब मुगल शासन का अंत किस तरह से हुआ उसके बारे में जानेंगे हम। 25 साल तक दक्षिण में लड़ाई करके मुगल सेना थक गई थी। आखिरकार औरंगजेब को उत्तर की ओर वापस जाना पड़ा। वह अब वृद्ध भी हो गया था। उसकी मृत्यु के बाद मुगल शासन आहिस्ता आहिस्ता पतन की ओर बढ़ने लगा था। तो हमने आगे भी पढ़ा था ना, औरंगजेब की वीर दुर्गादास और छत्रपति शिवाजी के साथ 25 साल तक उनका युद्ध चला था, जिसकी वजह से वो थक गया था और वह वृद्ध भी हो गया था। तो अपनी लड़ाई वह अच्छे से नहीं लड़ पाया। कौन? औरंगजेब। जिस वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता उनका मुगल साम्राज्य पतन की ओर, यानी कि समाप्त होने की ओर बढ़ने लगा। गद्दी के लिए झगड़े शुरू हो गए। सभी को साथ रख सके ऐसा कोई समर्थ शासक न मिला। औरंगजेब की संकुचित नीति मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बनी, यानी कि उस गद्दी के लिए उनमें बाद में झगड़े होने लगे और सभी को साथ रख सके ऐसा कोई शासक भी नहीं मिला था। तो औरंगजेब मुगल शासन के अंत के लिए जिम्मेदार बना था। ईस्वीसन 1526 में अस्तित्व में आई मुगल सत्ता ईस्वीसन 1707 में पतन की तरफ बढ़ने लगी। यानी कि मुगल शासन की सत्ता कब अस्तित्व में आई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1526 में हुई थी और उसका पतन कब होने लगा? 1707 में। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में भारत में फैला और उसी के ही शासनकाल में पतन की तरफ बढ़ने लगा। पास में दिए गए चित्र के आधार पर मुगल शासन के विषय में चर्चा कीजिए। यानी कि मुगल साम्राज्य किसने स्थापित किया था? बाबर ने स्थापित किया था। और उसका पतन किसके शासनकाल के दरमियान हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल के दरमियान हुआ था। अब देखो, आपको यहाँ पे एक नीचे चित्र दे रखा है। पास में दिए गए चित्र को देखकर शाहजहां की अंतिम व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दे रखा है और ये क्या है? उसकी अंतिम व्यवस्था, यानी कि शाहजहां के अंतिम समय की उसकी अवस्था कैसी थी उसका चित्र दे रखा है। तो आपको क्या करना है? उसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है और ये जो जगह दे रखी है वहाँ पे उसका अंतिम अवस्था के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, आज हमने मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग और उसका अस्त, यानी कि वह किस तरह से समाप्त हुआ उसके बारे में पढ़ा। तो अब आप क्या करोगे? उसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिखोगे और इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने। थैंक यू स्टूडेंट्स।